बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी हूँ और आज एक अहम टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूँ। आजकल सीज़न है फ्लू का और एक डिफरेंट किस्म की फ्लू आजकल बहुत कॉमन है लोगों में, बहुत रैपिडली आ जाती है और उसके सिम्टम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा बुखार रहता है और 3-4 दिन तक डीप थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो लकीली इसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं है अभी तक। इससे मतलब कोई मोर्टेलिटी रिपोर्टेड नहीं है। बहुत सारे लोगों में हम कोविड का टेस्ट भी करते हैं, उसका शक पड़ जाता है लेकिन वो भी नेगेटिव आ जाता है और फिर आम ट्रीटमेंट के साथ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा क्योंकि स्टार्ट में थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड यूज़ करूंगा, बाद में फिर आम लोगों के लिए इसमें कुछ हिदायत दूंगा। फ्लू के 4 किस्में हैं। फ्लू वायरस के जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए और बी आम तौर पे आम इंसानों में जिससे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, यानी जो बीमार हो जाते हैं ये सीज़न में, सर्दियों की सीज़न में, वो ए और बी है। ठीक है, सी बहुत माइल्ड टाइप, बहुत कम किस्म की लोगों में होती है और बड़ी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक उसी तकलीफ नहीं होती। डी आम तौर पे जानवरों में बहुत ज़्यादा होती है, वो जानवरों में वो डिजीज़ काज करती है। ठीक है, इसके फिर 2 हिस्से होते हैं। एक को हम न्यूरोमाइडेस कहते हैं और दूसरे को हम हीमोग्लूटिनिन कहते हैं। वो एच और एन पे वो हम इसको डिनोट करते हैं और इसकी वजह से इसके फर्दर सब टाइप्स बनते हैं। तकरीबन हमारे पास कोई 18 हीमोग्लूटिनिन थे और तकरीबन कोई 11 तक हमारे पास न्यूरोअमाइडेस है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम फिर ये वायरस को फर्दर डिवाइड करते हैं और इसके मुख्तलिफ किस्म बन जाती है, लाइक H1N1, H3N1, H5N1, और इसकी फिर मुख्तलिफ नाम उसको देते हैं, लाइक बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा वगैरह वगैरह, स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो वो फर्दर उसमें इस तरह के नाम देते हैं। तो आपको सिर्फ ये मैं समझाने वाला था कि तकरीबन इन बेसिस पे जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसकी तकरीबन 100 से ज़्यादा किस्में बन जाती है, 100 से ज़्यादा किस्में बन जाती हैं। और जब एक मरतबा एक किस्म आपको इन्फेक्ट कर ले तो पूरी लाइफ लॉन्ग आपकी उसकी इम्यूनिटी उसके खिलाफ बन जाती है और वो आपको दोबारा इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें बाज़ औक़ात एक डिफरेंट स्ट्रेन आ जाती है और डिफरेंट स्ट्रेन किस तरह बनती है कि सपोज 2 किस्म के वायरस से और वो एक वक्त पे आपको इन्फेक्ट कर ले, यानी कोई H1N1 है और कोई X16 और N16 है, N11 है, वो आपको इन्फेक्ट कर ले। तो ये 2 किस्म के वायरस जब आपको एट ए टाइम इन्फेक्ट करते हैं उसमें फिर रीअसॉर्टमेंट होती है। रीअसॉर्टमेंट अगर एक जेनेटिक टर्म्स है जिसमें एक वायरस अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन दूसरे वायरस में शेयर करते हैं, दूसरे वायरस के साथ शेयर करते हैं, तो उस शेयरिंग की वजह से एक नई वायरस वजूद में आ जाती है। वही नई वायरस जब आम लोगों को जब इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं तो उसके सिम्टम थोड़ी सी ज़्यादा होते हैं और लोग कहते हैं कि यार बड़ा ख़तरनाक किस्म का जुकाम आया हुआ है। ठीक है, सो वो ख़तरनाक किस्म का जो जुकाम है उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि वो शायद किसी रीअसॉर्टमेंट की वजह से इन वायरस से कोई नई वायरस बनी हो और जिसकी वजह से लोगों को ये तकलीफ हो रही हो। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स थी जो मैंने आपको समझाना था। फिर ये जो टाइप्स है इसकी जो सब टाइप्स उसके बन जाती है उसको हम क्लेड्स कहते हैं, क्लेड्स के फिर और सब टाइप्स बन जाती है उसको फिर सब क्लेड्स कहते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ किस्में हैं और वही सारे इस वजह से मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि जब एक मरतबा आप किसी एक के साथ इन्फेक्ट हो जाएं तो उसके बाद फिर आप दोबारा उसके साथ इन्फेक्ट नहीं हो सकते। यानी एक वायरस अगर आपको बीमार कर ले, पूरी लाइफ आपकी इम्यूनिटी इसके खिलाफ बन जाती है, वो आपको दोबारा बीमार नहीं कर सकता। ठीक है, यही वजह है कि बच्चों में आप लोगों ने नोट किया होगा कि बच्चों में जुकाम बहुत ज़्यादा होते हैं। हर हफ्ते स्कूल से नया नया किस्म के जुकाम लेके आते, लेकिन बूढ़ों में ये जुकाम थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, उसका वजह यही है कि बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते उनको लाइफ में कोई 100 या 80 मरतबा जुकाम हो चुका होता है, तो वो सारे वायरस को वो ऑलरेडी इम्यून होते हैं। ठीक है, अब इस वायरस की तरफ आते हैं। इसकी फर्दर कोई टाइपिंग तो नहीं हुई अभी तक क्योंकि उस पर बहुत सारा खर्चा आता है और आप यू कांट गो फॉर दीज एक्सटेंसिव टेस्ट आप नहीं जा सकते, मरीज पर इतना बोझ नहीं डाल सकते। बाकी रिसर्च की भी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप उसके बजट को यूज़ कर लें और उस तरतीब से आप इस चीज़ को डायग्नोस कर लें। लेकिन हम क्लिनिकली जितनी भी हमारी फिजिशियन है, एक जो हमारी सोसाइटी है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियन, इसकी ग्रुप्स में भी ये सारे डिस्कशन होती है और हम फिजिशियन भी एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ये जो नया टाइप्स है ये कोई नई किस्म है, ये कोई हो सकता है कि कोई रीअसॉर्टमेंट की वजह से कोई नई किस्म बनी हो और उसके जो साइन सिम्टम है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा जी, अब इसके लिए आपने करना क्या है? अगर किसी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसने क्या करना है? 2 चीज़ें, एक हमारे पास
اس بیماری کے علاج کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ویکسین ہے اور ایک اس کی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے۔ ویکسین ہم ہر سال اکتوبر یا نومبر کے مہینے میں مریضوں کو لگاتے ہیں۔ یہ ان مریضوں کو لگاتے ہیں جو کہ اولڈ ایج والے ہیں، جن کی قوت مدافعت کم ہو، جن کو کینسر کی بیماری ہو، جن کو دمے کی بیماری ہو، اور جن کو ہارٹ کے پرابلم ہو یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو کہ انفیکشن کی وجہ سے اگر اس کی تکلیف بڑھ رہا ہو تو ہم ان کو ویکسین لگاتے ہیں۔ اس کی بھی ڈفرینٹ ایفیکیسی ہے، بعض لوگوں میں بڑا اچھا کام کرتے ہیں، بعض لوگوں میں 50% رسپانڈ دیتے ہیں اور بعض لوگوں میں بالکل ہی رسپانڈ نہیں دیتا۔ لیکن یہ جو نئی قسم ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف وہ کام نہ کرے، کیونکہ ری اسارٹمنٹ کی وجہ سے یہ ایک نئی وائرس بنتی ہے اور وہ ویکسین جو ہے نا یہ جو نئی ٹائپس ہوتی ہے اس کے خلاف اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی۔ باقی اس کی اپنی ڈرگس ہے جس کو ہم اینٹی وائرل ڈرگ کہتے ہیں، لائک اسائکلوور، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم ٹرائی کر سکتے ہیں۔ ابھی ایسا کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، لیکن آپ سلیکٹیو پیشنٹ میں، خاص کر وہ مریض جن کو دمہ ہے اور اس کو یہ تکلیف ہو جائے، یا اولڈ ایج ہے جن کو کارڈیک پرابلم ہے اور ان کو یہ تکلیف ہو جائے، تو ان میں بیماری کی جو ڈیوریشن ہے یا دورانیہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم وہ اینٹی وائرل ڈرگس ٹرائی کر سکتے ہیں۔ 3-4 دن تک یا 5 دن تک اگر آپ کسی کو اینٹی وائرل دوائی دے دیں تو اس سے کوئی اتنی بڑا وہ فرق نہیں پڑتا یا اتنا نقصان نہیں ہوتا انسان کو، اور بیماری کا جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ڈاکومنٹڈ ڈیٹا اس کے بارے میں نہیں ہے۔ باقی سارے جو ٹریٹمنٹ آ جاتے ہیں وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے۔ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے بخار کے لیے پیراسیٹامول ٹائپ ٹیبلٹ آپ نے لینی ہے، اور گلے میں اگر پین ہے تو اس کے لیے بھی آپ پیراسیٹامول یا بروفین آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے ڈفرینٹ لوزنجز اویلیبل ہے جو چیویبل ٹیبلٹ ہے، لائک کوسوم ای یا اس طرح مختلف نام پہ اویلیبل ہیں جو آپ ایزیلی چیو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت آرام مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہنی کا استعمال زیادہ کر لے، یخنی یوز کر لے، اس کے علاوہ سوپ لے لے، انڈے ابال کے کھا لے، فروٹ لے لے، تاکہ آپ کی جو اندر کی جو قوت مدافعت ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائے اور آپ پر یہ بیماری حاوی نہ آئے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کر لیں کہ آپ سے یہ دوسرے لوگوں کو سپریڈ نہ ہو۔ اس دوران آپ ماسک کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، خاص کر بچوں کے لیے ماسک بڑا ضروری ہے، اگر وہ اسکول جاتے ہیں تو ماسک کا استعمال کر لیں۔ اگر بچہ بہت زیادہ بیمار ہے اس کو اسکول نہ بھیجیں تاکہ وہ یہ بیماری دوسرے لوگوں کو منتقل نہ کر لیں، اور اگر آپ خود بیمار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ 1-2 دن تک اگر آپ مسجد جانا اوائڈ کر لیں، گھر میں نماز پڑھ لیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی آپ کی ایک عبادت ہے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہم نے نوٹ کیا عام ہر ایک جگہ پہ ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر اولڈ ایج والے لوگ وہ نماز کے لیے زیادہ آتے ہیں مسجد میں، تو یہ پھر ان میں وہ منتقل ہو سکتا ہے اور وہاں پہ پھر زیادہ نقصان اس چیز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی کو یہ تھوڑا سا اس کا دورانیہ بڑھ جائے تو قریب میں کسی بھی ڈاکٹر سے آپ وہ اینٹی بایوٹک لے سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہم پینسلین گروپ والے یا سیفالوسپورین گروپ والے یہ ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں، وہ اینٹی بایوٹک اس میں دیتے ہیں، اور لکیلی پھر لوگ رسپونڈ کرتے ہیں۔ سو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کی کمیونٹی کا بھی خیال رکھیں، اور ان ہدایات پہ عمل کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔